नमस्कार, मैं हूँ बिट्टू सिंह और आप सभी लोगों का ISPCS इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं कल हुए 28 मई को UPSC 2023 के प्रीलिम्स परीक्षा का GS1 पेपर के प्रश्नों की हम लोग बात करेंगे और उसका सॉल्यूशन देंगे। चूँकि ये 100 क्वेश्चन आता है तो इसमें अगर अच्छे से ब्रीफ करें तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए हम लोग इसे शॉर्ट में ही चलेंगे। जहाँ मुझे लगेगा कि समझाने की ज़रूरत है तो वहाँ मैं समझा दूँगा। अगर पूरा पेपर में एनालिसिस किया जाए तो देखा जाए कि सबसे ज़्यादा अगर इस बार अगर क्वेश्चन आया है तो ज्योग्राफी से आया है। ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट से लगभग 32 क्वेश्चन आए हैं, यानी जिसका ज्योग्राफी अगर ऑनर्स रहेगा तो उसके प्रीलिम्स क्लियर होने की संभावना ज़्यादा है। इसके बाद हम लोग बात करें आर्ट एंड कल्चर से 9 क्वेश्चन आया है। वहीं हिस्ट्री से लगभग मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग सिर्फ 4 क्वेश्चन ही आ पाए हैं। इसके अलावा पोल साइंस से 15 क्वेश्चन के आसपास आए हैं, जबकि करेंट से 11 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 17 और साइंस एंड टेक से 2 क्वेश्चन के आसपास आए हुए हैं। चलिए हम लोग बात करें, मेरा सेट ए है। सेट ए के प्रश्नों को सॉल्व हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि झेलम नदी बुलर नदी से होकर जाती है, तो जी ये सही है, सही है। दूसरा देखते हैं किसे कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है, यानी कृष्णा नदी से ही कोलेरू झील में पानी जाता है, तो नहीं, ये गलत है। और तीसरा है कि गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है, तो इसका देखिए जो बिहार के लोग होंगे उनको पता होगा कि कांवर झील में पानी जो है सिर्फ बूढ़ी गंडक से जाती है, गंडक से नहीं। तो इसलिए इन सभी में सिर्फ ऑप्शन ए ही सही होगा। क्योंकि दिल्ली या जो वहाँ के कोचिंग सेंटर है वो गंडक और बूढ़ी गंडक में अंतर समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इसका सही उत्तर केवल 2 दे रहे हैं। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि कामराजार पोर्ट भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन है, तो ये सही है। और दूसरा देखें कि मुंद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन है, तो जी ये भी सही है। अडानी का ये कंपनी ये है, अडानी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर केवल 2 होगा, यानी ऑप्शन बी। फिर हम लोग आगे बात करते हैं किसे कितने पर्णपाती वृक्ष हैं, तो इनमें से देखिए कटहल को छोड़ के बाकी जो है से महुआ और सागौन दोनों पर्णपाती वृक्ष है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है कि चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य भूमि है, तो जी हाँ, भारत के पास 169 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की भूमि है, वहीं चीन के पास 119 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर भूमि है, तो भारत के पास जो है से अधिक है, इसलिए ये सही है। वहीं अगर दूसरा देखा जाए कि चीन की तुलना में भारत में संचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है, तो इसमें हम लोग अगर देखें कि इसे, चूँकि भारत जो है से चीन से छोटा है, इसलिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज़मीन ज़्यादा है कृषि के लिए, तो अनुपात के रूप में ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है से केवल 2 सही होगा। वहीं पे ऑप्शन नंबर 3 जो है से चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है, तो नहीं, ये गलत है। चीन की उत्पादकता औसत उत्पादकता ज़्यादा है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिसने वर्तमान समय की सुवृष्ट कच्छ भूमि उत्पन्न की है। तो कच्छ का रन ये तो ऑप्शन से भी पता चल रहा था, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। आगे हम लोग देखें कि भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूलाइट निम्नलिखित में से किसके प्रमुख स्रोत हैं। तो जिनको भी पता होगा कि टाइटेनियम का अयस्क जो है से इल्मेनाइट और रूटाइल है, तो उन्हें ये सही कर सकते थे। देखिए संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो है विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के लिए निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश में उत्पादन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कांगो बेसिन का भाग है। तो जो भी पढ़े होंगे कांगो बेसिन, तो उसमें कैमरून आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पे है, तो नहीं, ये गलत है। इसके अलावा फिर देखते हैं कि बिलिरिंगनन पहाड़ियाँ सतपुरा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग है, तो ये भी गलत है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 3 जो है शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में हैं, तो इसका भी सही जो है, नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया।
तो इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है से सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि भारत की कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ से सूरज जोड़ता है, तो नहीं, इसका जो है से इस तरीके से है, ये मतलब 4 जो है बड़े बड़े शहर उनको मिलाता है। जैसे ये हो गया कलकत्ता हो गया, ये दिल्ली हो गया, इसके अलावा ये जो है से मुंबई हो गया और ये चेन्नई हो गया। तो इस तरीके से है। तो इसमें इसके अलावा जो है से त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मैरोह और म्यांमार से होते हुए थाईलैंड के चियांग माई को जोड़ता है, तो ये भी गलत है। और ये तो इसका तो कोई प्रावधान ही नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इसका भी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो 11 जो है से देखिए, कथन इसमें दिया हुआ है, कथन 2 कथन है और उसी के अनुसार इसका क्वेश्चन का बनाना है। तो भारत अपने यूरेनियम निक्षेप डिपॉजिट होने के लिए बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है। और दूसरा है कथन किसे विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध एनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर जो है से कथन 1 सही है, किंतु कथन दूसरा जो है से गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो शिशुधानी स्तनी प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। और दूसरा कथन है कि शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनपते हैं। तो इसका सही उत्तर भी जो है से पहला सही है और दूसरा जो है से गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि संक्रामक जीव जाति स्पीसीज विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है। तो देखिए, ये तो सब कोई जानता है कि IUCN से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, किसे निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो देखिए, सूर्यास्त के बाद के अधिक सक्रिय होता है। तो इसमें जो है से मालाबार सिवेट जो होता है सक्रिय होता है, सांबर हिरन होता है। तो इसमें सिर्फ 2 होगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य करता है। तो इसमें है किसे, सॉरी, मधुमक्खी। मधुमक्खी के डांस जो है इसके लिए ही किसी वैज्ञानिक का नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, तो उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की बात करते हैं। तो 16 को देखा जाए तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो है मशरूमों के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें से चारों गुण जो है इसका सही है कि कुछ छत्रकों में कीटनाशक गुण होते हैं, सही है। कुछ छत्रकों में मन प्रभावी गुण होते हैं, ये भी सही है। कुछ छत्रकों में औषधीय गुण होते हैं, यानी मशरूम या फंगस जिसको बोला जाए, तो और बायोल्यूमिनेसेंट भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सही है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे अगर देखा जाए तो इसमें केवल एक ही सही है, बाकी 2 जो है से गलत है। वे भूमि में बिल बनाकर अपने निहर का निर्माण करते हैं, सही है। वे अपने भोज्य पदार्थ जैसे नट और बीजों के भूमि के अंदर जमा करती है, ये भी सही है। और वे सर्वभक्षी होते हैं, तो ये गलत है। तो यानी इसका 17 का ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक के ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। तो ये जो है से सही है। इसके अलावा फिर देखते हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक के तापमान वाले वातावरण में भी पनप सकते हैं। तो ये भी सही है। और कुछ सूक्ष्म जीव जो है से 3 से कम pH मानने वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये सही है, यानी इसका सही उत्तर जो है से ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को कुछ रचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। तो ये तो हमेशा पढ़े होंगे ही कि ओरंगटांग जो होता है वही ये करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 की हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इनमें से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, ये जो है से चारों, एरोसोल, फोम एजेंट, अग्निमंदक और स्नेहक, चारों जो है इनका यूज जो है
से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं कि आधारिक संरचना निवेश न्यासों में जमा डिपॉजिट में हुए ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। और दूसरा कथन जो है वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतन और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इन्वेट्स को ऋणी के रूप में मान्यता देता है। तो इसका सही उत्तर है किसे, ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन डी इसका सही है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखेंगे। इसमें भी कथन कारण दिया हुआ है कि कोविड विश्व महामारी के बाद के हालात के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी है। तो इसका ये तो सही है कि ब्याज दरें अभी सभी इंडिया में भी बढ़ा रहे हैं, अमेरिका में भी बढ़ा रहे हैं। और कथन 2 देखिए कि आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। तो ये भी सही है और इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं कि इसमें भी कथन कारण है कि ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। और कथन 2 है कि कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्यों को हस्तांतरित कर दे। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखें कि भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से किसी गतिविधियों को बंधकरण के रूप के भाग में माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खुला बाजार कार्रवाई का संचालन। ऑप्शन नंबर हम लोग 25 देखते हैं किसे, क्वेश्चन नंबर 25 के निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। तो इसमें है किसे, पूंजी बाजार में कौन कौन शामिल है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 26 का। तो इसमें देखिए, इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है किसे, इसका सही उत्तर क्या होगा कि लघु कृषक बड़े क्षेत्र की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी है। किसी भी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूह में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समाकालन एवं संगति लाते हैं। तो यही इसका सही उत्तर होगा। इस बार जो है हिंदी ऐसा यूपीएससी में ऐसा हिंदी पूछा है या हिंदी में ऐसे प्रश्न पूछे हैं जिसका हिंदी के महारथी भी इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो ये हमेशा हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ कुछ न कुछ भेदभाव होता है। इस बार का क्वेश्चन तो खैर मतलब क्या ही बताया जाए, सेंटर से निकलने के बाद किसी के चेहरे पर खुशी नहीं देखी गई है। ऑप्शन नंबर हम लोग 27 की बात करते हैं। किसी निम्नलिखित कदम पर विचार कीजिए कि भारत सरकार जो है काले तिल यानी नाइजर गुटेरियस गुइजोटोरिया एबिसिनिया के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन यानी एमएसपी जो है उपलब्ध करवाती है। काले तिल की खेती खरीफ की फसलों में होती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। भारत में कुछ जनजाति लोग काले तिल के बीजों का भोजन पकाने के लिए उपयोग करवाया जाता है। तो ये भी सही है, यानी इसका 3 युग में जो है तीनों सही है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, बात करेंगे 28। निम्नलिखित परिसंपत्तियों में से निवेशों की पहचान कीजिए। तो इसमें जो है सिर्फ माल सूची को छोड़ के बाकी ब्रांड पहचान, बौद्धिक संपदा और ग्राहकों की डाक सूची, ये जो है ऑप्शन नंबर 3 यानी सी इसका सही उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि ये सब देखिए, ये सब चारों जो है ऑप्शन है और इसका क्वेश्चन जो है नीचे है। तो देखते हैं कि समस्तर कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से कितनों को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निष्कर्ष के रूप में प्रयुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा बी, यानी केवल 3। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित आधारिक संरचना क्षेत्रकों पर विचार कीजिए। तो इसका भी जो है ऑप्शन नंबर सी ही इसका भी सही उत्तर होगा, केवल 3। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, किसे विधि के सम्यक प्रक्रिया का प्रायभूत क्या है। तो इसमें देखिए ये विधि द्वारा स्थापित पद्धति तो नहीं होने वाला है। विधि के निष्पक्ष प्रतियुक्ति और नौसंगिक न्याय का सिद्धांत। तो इसमें से यही दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं इसे सही विधि की निष्पक्ष प्रतिनियुक्ति को मानता हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि भारत में दिनों दिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकार अपने नियमों और विनियमों से करती है। और ऑप्शन नंबर 2 है कि भारत में जेलों का नियंत्रण जेल अधिनियम 1994 द्वारा किया जाता है, जिसमें जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकार के नियंत्रण में रहा है। तो इसका जो है दोनों सही है और दूसरा जो है मतलब इसका सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर 33 में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है। तो इसमें देखिए यही है कि वह सरकार की शक्तियों को परिभाषित एवं
सीमाबद्ध करता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, किसे निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों के न्यायिक व्याख्या की आधारभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? तो पहला है जिसमें से संपत्ति का कानून जो था उसको अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर 35 जो है से भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए। देखिए इनमें से बोल रहा है कि कौन सा संवैधानिक निकाय है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। सिर्फ इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक अधिकार का दर्जा मिला है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 की बात करते हैं कि निम्नलिखित कदम में विचार कीजिए कि देखिए इसमें से क्या है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पदों के कर्तव्यों का निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अधिमान्य हो जाते हैं। तो नहीं, ये जो है से गलत है। अगर मान लीजिए किसी राष्ट्रपति को हटा भी दिया जाए तो उसका कार्य जो रहेगा वो हमेशा सही रहेगा, उसके कार्यों को नहीं खत्म किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुताबिक की जा सकती है। कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई है, उनके निर्वाचन अभी शेष है, तो नहीं, इस आधार पर भी उनका चुनाव को नहीं रोका जा सकता। आगे हम लोग देखते हैं किसे कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर ही राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। तो देखिए सिर्फ ये जो है धन विधेयक पे लागू होता है, बाकी विधेयक पे ये स्वतंत्र है कि कभी भी भेज सकते हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। तो हाँ, वित्त विधेयक में इनके पास वित्त विधेयक में राज्यसभा को हक है कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वही अगर धन विधेयक रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए आगे कि जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या स्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती हैं। तो ये सही है। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। तो ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी सभी 3 जो है सही हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि एक बार यदि केंद्र प्रांत सरकार के किसी क्षेत्र को समुदाय आरक्षित अधिसूचित कर देती है तो ऐसे में जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा कि ऐसे क्षेत्रों के लोगों के लिए गैर इमारती लकड़ी की अनुमति होती है। 39 देखेंगे कि भारत में अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 39 में विचार करना है तो हम लोग देखेंगे कि इसका कौन सा सही होगा। तो देखिए ये सही है, ये सही है, तो इसलिए 39 का ऑप्शन जो है से ऑप्शन बी, यानी केवल 2 सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचरण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीति या प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 355 द्वारा सीमित होगी। और दूसरा कथन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। तो इसका देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 40 की बात किया जाए तो इसमें जो है कहाँ गया ये, हाँ, कि ऑप्शन ए सही है लेकिन ऑप्शन बी जो है गलत है। आगे देखते हैं अब इतिहास का क्वेश्चन। देखिए इतिहास का क्वेश्चन इस बार शानदार पूछा है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, जो मतलब काफ़ी हार्ड क्वेश्चन के रूप में इसे पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 जो है, धान्य कटक जो महासांगिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये देखिए ये जो है आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। तो इसमें है कि स्तूप का संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, नहीं, ये हम लोग का वैदिक पीरियड में भी है। आगे देखिए कि स्तूप आम तौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है, सही है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक होता है, तो ये भी सही है, यानी इसका जो है से ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे देखिए कि 43 क्वेश्चन जो है, इसे प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुम्पुहार और मुरीची किस रूप में विख्यात थे? तो ये देखिए पतन भी है या पतन तो है ही और राजधानी नगर भी है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पतन ही इसका सही उत्तर माना जाएगा।
44 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित बट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। तो इसका सही उत्तर जो है से ऑप्शन नंबर डी है कि युद्ध में पराजित राजा होने पे आमरण अनशन कर अपना प्राण त्याग देता था। तो ऑप्शन नंबर 44 का डी होगा। आगे देखिए 45 में बोल रहा है कि किस जो ये साम्राज्य जो थे से 8वीं शताब्दी के ईस्वी में स्थापित किए गए हैं। तो इनमें से कौन सा है? तो इनमें से कोई भी नहीं है, ये चारों जो हैं से अलग अलग समय में स्थापित किए गए हैं। इसका सही उत्तर जो है से डी होगा। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर में। देखिए इसमें अगर मिलाना होगा तो देवी चंद्रगुप्तन बिल्हम नहीं लिखे थे और मिलिंद नागार्जुन नहीं लिखे थे, यानी ये दोनों सही है क्योंकि ये दोनों सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं एवं अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंख बंद करके जैनिज्म को ही मारना पड़ता है। देखिए विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पे विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर तक लंबी नहर और कुलिया का निर्माण किया? इसका सही उत्तर होगा देवराय प्रथम। 49 निम्नलिखित मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को यानी दमन दीव वाला को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह। आगे है निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था 1833 के चार्टर एक्ट में। आगे है क्वेश्चन नंबर 51 कि जननी सुरक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके लिए देखिए इसमें क्या है कि से यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की सुरक्षित मातृत्व योजना है, तो नहीं, ये जो है से गलत है। इसके आगे देखिए ये गर्भवती महिलाओं का मातृत्व एवं नवजात शिशु मृत्यु दर में देखिए जननी सुरक्षा योजना के बारे में विचार करना है। तो यह राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की एक सुरक्षित मातृत्व की योजना नहीं, ये जो है ये केंद्र सरकार की है, इसकी ये गलत हो गया। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृत्व तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है, ये सही है। इसका लाभ गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसव को बढ़ाना, ये भी सही है। और लास्ट है इसका कि इसके उद्देश्य में 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, तो ये भी गलत है। तो इसलिए हम लोग इसका उत्तर केवल ऑप्शन 2 यानी सिर्फ 2 को लिया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि 52 में कि एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए इसमें जो है से स्कूल जाने के पूर्व के मतलब प्रिय बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम यहाँ पे लिख दिया है, जबकि यहाँ एनीमिया के लिए क्या चाहिए? आयरन का टैबलेट चाहिए, तो ये गलती हो गया। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे बाकी ये सब तीनों सही है, इसलिए इसका उत्तर जो है से ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं 53 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है सिर्फ एक सही है। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के निर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये सही है, यानी ऑप्शन ए सही है। आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि से तीनों सही है। कार क्रैश का तुरंत खुल ही जाता है, लैपटॉप धरती पर गिरने के बाद हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, और स्मार्टफोन के झुकाव का जिसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच पता लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका तीनों के तीनों सही होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 55 कि पुनर्संरचनशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निषेधकी यानी बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, यानी केवल 2। आगे फिर हम लोग बात करते हैं कि इसमें से कौन कौन सा सही है। तो इसमें देखिए इसका दोनों का निहारिकाएँ जो है से ये होता है, सेकंड ये होता है। पल्सर जो है से पल्सर का सही है, तो इसलिए इसमें सिर्फ ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी केवल 1। आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए किस देश के पास अपनी उपग्रह यानी नेविगेशन प्रणाली है? तो ये जो है से जापान के पास है, भारत के पास भी है। 58 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है इसमें दोनों में से कोई सही नहीं है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59
तो 59 में हम लोग देखेंगे पारा प्रदूषणों के बारे में। तो इसमें से हम लोग देख पाएंगे कि से तीनों का तीनों जो है से सही है। स्वर्ण खनन गतिविधियाँ विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है, सही है। कोयला आधारित उसमें शक्ति संयंत्र थर्मल पावर से प्रदूषण होता है, ये भी सही है। पारा के संपर्क में आने से कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है, ये भी सही है। यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है से सही हो गया। चलिए आगे फिर हम लोग देखेंगे कि हरित हाइड्रोजन के बारे में। तो इसका भी तीनों का तीनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन भी सी हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि देखिए यूक्रेन की सीमा के साथ साझा करने वाले देशों का नाम बताइए। तो इसमें सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जो उसके साथ साझा करते हैं, एक है हंगरी और एक है आपका रोमानिया। 2 ही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 2। आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इसमें देखिए इसका सही उत्तर होगा औरत तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित होती है। आगे फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, इसमें कथन दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर जो है से ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी एक गलत है किंतु 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। कथन 1, ग्रीष्म ऋतुओं में महाद्वीपों और सागरों के बीच में तापमान विवर्ष शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। तो ये जो है से गलत ही है। और दूसरा जो है से जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है, तो ये तो बात एकदम सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि कथन 1 गलत है और दूसरा सही है। आगे फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 65। तो 65 में हम लोग देखेंगे कि इसमें से दोनों को सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे फिर क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। फिर 66 में देखिए बता रहा है कि कोयला आधारित तापीय संयंत्रों के बारे में इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इनमें से कोई भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है, तो गलत है। कोई भी जल संकट वाले जिला में स्थापित नहीं है, ये भी गलत है। कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है, तो 159 को कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्र जो है 159 वो प्राइवेट है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग 67 की बात करेंगे, बोल्बेचिया पद्धति। तो ये जो है ये मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों को प्रसार को नियंत्रित करने के लिए ये मतलब ऐसा पद्धति है। इसके बाद हम लोग 68 की बात करेंगे। तो 68 में हम लोग देखेंगे किसे कौन कौन सा सही है। तो इसमें बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट सेल खेतों में बिछाना ये सही है। चूना पत्थर मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना ये भी सही है और ये भी सही है। तो तीनों का तीनों सही है, इसलिए हम लोग इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 को रखेंगे। एरियल मेटाजेनोमिक्स निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति की सबसे सही निर्दिष्ट करता है। तो इसका सही उत्तर जो है से ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। किसी के पर्यावरण में वायु से DNA प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे। तो 70 में देखिए माइक्रो सैटेलाइट DNA निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है प्राणीजात की विभिन्न जातियों के बीच में विकास परक संबंधों का अध्ययन करना, तो ऑप्शन ए सही होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए MSME जो है ना, MSME है 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ का जिसका टर्नओवर रहेगा सालाना, तो वो माना जाएगा, तो इसलिए पहले का ऑप्शन गलती है। और दूसरा जो है से सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग सभी के अधीन अंतर्गत है, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी सिर्फ। आगे हम लोग देखते हैं 72 में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से दोनों का दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखेंगे 73 में किसे बीटा जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो वो सब जानते होंगे किसे क्या होता है। तो ये पूरे बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है। आगे हम लोग देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन, किसे कौन कौन सा सही है। तो इसमें से देखिए, इसमें से है किसे स्वयं सहायता समूह जो है से स्टेट बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया गया था, तो नहीं, ये जो है से नाबार्ड के द्वारा वित्त पोषित किया गया था, और बाकी दोनों जो है से सही है, सिर्फ 1 गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है से बी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। तो इसमें कथन दिया हुआ है जिसका
सही उत्तर जो है से बी होगा कि दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर पाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 76। तो ये देखिए, इसमें है कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रति वर्ष विश्व के भौम जल स्तर के 1/4 से अधिक का निष्कर्षण करता है। तो इसमें देखिए, इसमें जो है से लगभग 26% के आसपास है, तो ये सही है। और इसका जो है से भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाले विश्व के लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की जरूरत है। हाँ, तो लगभग 1/4 अगर जनसंख्या है तो 1/4 पानी भी तो निकालेगा, तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह भी एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए, तो जी ये सही है। इसके अलावा फिर देखेंगे कि भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधि काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट देता है, तो इसका जो है से ये भी सही है। और तीसरा जो है, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो ये भी सही है। यानी इसका सही उत्तर जो है से ऑप्शन नंबर 3 को माना जाता है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दशकों से गृह कलह और खाद्य संकट से त्रस्त है तथा हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचार में था। तो ये जो है से सोमालिया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री में ये सब आते हैं। 79 में देखिए कि इसका सही उत्तर जो है से ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ए और बी दोनों सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 के बाद हम लोग करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पूछ रहा है। किसे निर्वाचक मंडल में राज्यों के विधानसभा में नाम निर्दिष्ट यानी नॉमिनेटेड जो सदस्य हैं उन्हें भी रखा जाता है, तो नहीं, ये गलत है। इसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे कि अगर विधानसभा की सीटें जितनी अधिक होती है उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान उतना ही अधिक होता है, तो ये सही है। यूपी में देखिए तो लगभग एक एमपी का 208 के करीब में वोट मतलब उसका वैल्यू आता है। इसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे कि एमपी के एमएलए का वोट केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट से मान से अधिक है, तो नहीं, ये भी गलत है। इसके अलावा ऑप्शन 4 ये जो है से सही है कि पुडुचेरी का जो है से एमएलए का वोट अरुणाचल प्रदेश के एमएलए के वोट से ज़्यादा है, तो इसलिए ये सही है। तो इसलिए ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर, री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबल्सवेल, जेम्स बर्गेस, ये सब जो है से पुरातात्विक उत्खनन के बारे में हैं। देखिए आगे बेसनगर जो है से यहाँ पे शैव गुफा नहीं बल्कि ये गरुड़ स्थापत्य कला मिला है उसके बारे में, यानी ये गलत है। इसके अलावा आगे हम लोग देखेंगे भाजा, तो ये सही है। भाजा एमपी में है। और सीतनवासल ये भी सही है, ये शायद तमिलनाडु में है, तो ये दोनों सही है और नीचे का गलत है, तो इसलिए इसमें सिर्फ 2 युग्म होंगे। आगे हम लोग देखेंगे तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है, तो ये सही है। और 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो ये भी सही है। और कारण यही है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, इसीलिए हथकरघा दिवस को 7 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कथन ए सही है और उसका कारण भी व्याख्या करता है, सही कारण व्याख्या करता है। आगे फिर क्वेश्चन नंबर 84, भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मापक जो है 600 × 400 है, जबकि वहाँ पे है 900 × 600 या फिर होता है 450 × 300, तो ये नहीं हो पाएगा। बाकी ये दूसरा जो है अनुपात 3:2 होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे कि 85 के में देखिए, किसे नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संबंधित करने के लिए संविधान दिवस प्रत्येक 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो ये सही है, ये सही है। जबकि दूसरा जो है 26 नवंबर 1939 को भारत के संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई थी, तो ये गलत है। प्रारूप समिति का गठन जुलाई 1947 में हुआ था, 29 जुलाई को, तो इसलिए सिर्फ कथन बी सही है।
यानी इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही है। 85 के आगे हम लोग चलते हैं कि स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। तो हाँ, ये है, टॉप 10 में आता है। आगे देखिए कि स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण रिजर्व है। तो नहीं, ये गलत है। ये इसका जो है से 7वां स्थान है पूरे विश्व में, दूसरा में जर्मनी है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 कि हाल ही में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की प्रारंभ की है। तो हाँ, ऐसा हमेशा होते रहता है, सही है। आगे फिर देखिए किसे तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हाँ, ये सही है और ऑप्शन नंबर ये भी सही है। देखिए 88 नंबर में वस्तुओं को वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2 है और दूसरा है कि कथन 2 भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादक यानी पीएलआई जो आया था उसका लाभ उठाया है। तो इसका सही उत्तर जो है से ऑप्शन नंबर डी होगा कि दूसरा सही है, जबकि इसका जो वैश्विक व्यापार में हिस्सा जो है से 1.8 या 2% के आसपास होता है। आगे हम लोग चलेंगे 89 में किस यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता ऐसी संधि है जो, इसमें से एक ही उत्तर सही है कि यूरोपीय संघ के देशों, सॉरी इसमें दूसरा होगा, दूसरा जो है सिर्फ यही सही है कि यूरोपीय संघ के देशों अपने आधारिक संरचना और सुविधाओं को आपस में बांटकर शुक्र बनाती है। तो इसलिए सिर्फ एक इसका सही उत्तर होगा। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 90 में। तो 90 का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं कि होम गार्ड के बारे में। तो इसका सही उत्तर भी है केवल 2 है। क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 92 का भी सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी ही है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। तो इसमें से देखिए, इसमें से भी खिर्वासान और जपोरिया जो है से यूक्रेन में है, गलत है। नागोर्नो काराबाख जो है से आर्मेनिया और अजरबैजान में है और उत्तरी किबू इटूरी मोजाम्बिक के उत्पलाव में है। तो इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में कि इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। तो ये बात सही है, लेकिन कथन 2 की बात करें तो इसमें है कि अरब शांति पहल सऊदी अरब के मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच में हस्तांतरित हुआ। तो नहीं, ये मिस्र की मध्यस्थता, मिस्र और अमेरिका के मध्यस्थता में हुआ था। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है से ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। तो 95 का सही उत्तर जो है से इसमें से 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 96 क्वेश्चन नंबर, इसका भी सही उत्तर जो है से ऑप्शन नंबर बी ही है। क्वेश्चन नंबर 97। तो इसमें देखिए, इसमें भी है से इधर उधर कर दिया, इसमें से भी 97 का भी डी हो जाएगा, कोई किसी में है नहीं। डोनबास तो यूक्रेन में है, काचिन जो है सीरिया, नहीं काचिन जो है से यमन में है, टिग्रो जो है से इथोपिया में है। तो इस तरीके से इधर उधर है किया हुआ है। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है से इनमें से कोई नहीं होगा। आगे हम लोग 98 देखेंगे। तो ये हमेशा चर्चा में रहता है, यहाँ पे सफल तख्ता पलट हो रहा है आज भी लोकतंत्र के ज़माने में भी। 98 और फिर 99 में हम लोग देखेंगे कि कितने उद्योगों में भी कार्बन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तीनों में, यानी उर्वरक, तिलखाना और इस्पात संयंत्रों में। अब क्वेश्चन नंबर 100 की बात कर रहे हैं, G20। तो G20 इस साल भारत में ही हो रहा है और इससे क्वेश्चन आने की संभावना थी ही। तो इसका सही उत्तर जो है से देखिए, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के रूप में की गई थी। तो ये सही है। और दूसरा है
इसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, यानी दोनों सही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। देखिए इस बार क्वेश्चन जो है से काफ़ी टफ था, टफ कैटेगरी का लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास था। तो इसलिए अगर हम लोग बात करें कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ मुझे नहीं लगता है कि पिछले साल से ज़्यादा जाने की संभावना है। हाँ, उसी में अगर पिछले साल मान लिए कि 84 गया था, सॉरी नहीं 88 गया था, तो उसमें से 2 नंबर माइनस या 84 से 88 के बीच में जनरल का कट ऑफ जा सकता है। धन्यवाद, सब्सक्राइब।